ओके दोस्तों, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर दो ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, ए और बी। दोनों के मास के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा दिया हुआ है डेल्टा एम। बाकी सब कुछ स्मूथ है और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है म्यू। तो हमारा यहां पर म्यू का मिनिमम वैल्यू निकालना है जो कि सिस्टम हमारा एक्सेलरेट ना करे। तो ये वाले क्वेश्चन पे हमें ऑब्वियस सी बात है दो केस बनानी पड़ेगी। जो हमारा पहला केस है वो है एम ए ग्रेटर देन एम बी। अच्छा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका ही ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, यानी एम ए हैज डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी। सो ए का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूं। यहां पर से एक टेंशन लग रहा है टी, यहां पर से फ्रिक्शन लग रहा है एफ, एम ए जी साइन थीटा। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, T प्लस एफ इक्वल्स टू एम ए जी इंटू साइन थीटा। और सिमिलरली बी के बारे में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो बी के बारे में देख सकता हूं मैं, यहां पे टी लगेगा, इसके ऊपर यहां पर एफ लगेगा, एम बी जी साइन थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो टी माइनस एफ एम बी जी इंटू साइन थीटा। यहां पर अगर हम ध्यान दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 2f की जो वैल्यू आएगी, एम ए माइनस एम बी, दैट विल बी डेल्टा एम जी इंटू साइन थीटा। तो फ्रिक्शन विल बी डेल्टा एम बाई 2 जी इंटू साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, लेकिन फ्रिक्शन का जो हमारा यहां का जो नॉर्मल है वो मेरे पास कितना है, एम ए जी कॉस थीटा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा फ्रिक्शन होगा म्यू एम ए जी इंटू कॉस थीटा। सो डेल्टा एम बाई 2 जी साइन थीटा will be less than or equals to mu ma g into cos theta. तो mu will be greater than or equals to delta m by 2 ma into tan theta. ये हमारा mu का मिनिमम वैल्यू होगा इन दिस केस। ओके, एंड नाउ अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे, केस 2। क्या है इसमें, यहां पर हमारा है एम बी इज ए ग्रेटर देन एम ए। तो हम बोलेंगे बी हैज अ डाउनवर्ड स्लिपिंग
tendency. B has a downward slipping tendency. अच्छा, यहां पे बाकी कोई इक्वेशन में बदलाव नहीं आएगा, इसका अब अपवर्ड है तो यहां पर ये F हो जाएगा इस तरीके से। तो मेरे पास मैं सिंपली लिख सकता हूं जो T माइनस F होगा वो मेरे पास हो जाएगा MAG साइन थीटा और T प्लस F हो जाएगा MBG इंटू साइन थीटा। तो इन दोनों को वापस अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 2F का वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा MG साइन थीटा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, एग्जैक्टली सेम आया है। तो मेरे पास सिंपली यहां पर भी आएगा म्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेल्टा M बाई 2ME इंटू टैन थीटा। चाहे कोई भी बड़ा हो, म्यू का वैल्यू हमारा सेम ही आ रहा है। म्यू हैज टू बी ग्रेटर देन दिस फॉर विच द स्लाइडिंग में स्टॉप। ओके दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर मेरे पास इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक्स है, एक है 4 kg का और एक 2 kg का। इन यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है वहां पर है μ1, यहां पर है μ2। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम फॉर द 3 गिवन कंडीशंस μ1 μ2। ठीक है, तो का वैल्यूज जो है वो हमें दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले पार्ट ए के लिए देखते हैं। दोनों ब्लॉक का मैं नाम दे देता हूं ए और बी, थोड़ा नाम दे देता हूं। अच्छा, भूल जाओ बी है तो ये बताओ ड्राइविंग फोर्स ऑन ए कितना होगा? दैट विल बी MAG इंटू साइन थीटा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 into 10 into half, that will be 20 Newton. अच्छा, जो इसका ऑपोजिंग एट मैक्स ऑपोजिंग फोर्स कितना आ जाएगा? सो that will be equals to mu 0.5 into 4 into 10 into cos theta। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितना हो गया? ये तो खत्म हो गया, 17.32 न्यूटन। तो ए जो है वो तो हमारा स्लाइड करके डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, ये बात तो निश्चित है। बी भी साथ में चलेगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन ए जो है वो तो हम देख सकते हैं ए का जो ड्राइविंग फोर्स है उसका मैक्सिमम ऑपोजिंग फोर्स से डेफिनेटली हमारा कम है। अच्छा, इंडिपेंडेंटली अब बी को एनालाइज करते हैं। ड्राइविंग फोर्स on B, MBG sin theta 2 into 10 into half 10 Newton, और at max opposing force 0.8 into 2 into 10 सो मेरे पास कितना हो जाएगा? 8√3 न्यूटन। दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 न्यूटन। तो
तो बी ए के पीछे है, तो ए जो है वो बी को खींच के अपने साथ नहीं ला सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बी remains stationary on incline. Acceleration of A will be simply, ये काइनेटिक हो गया है, वो तो हमारा मैक्सिमम ही देगा, 20 minus 17.32 divided by 4. So that will be equals to 2.68 divided by 4. 0.67 meter per second square down the incline. Contact है ही नहीं, तो force between AB will be equals to 0 Newton as a no contact. अच्छा, सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। ड्राइविंग फोर्स ऑन ए, वो तो हम लोग अब देख चुके हैं, वो तो हमारे पास 20 न्यूटन ही आएगा। और ऑपोजिंग फोर्स मैक्सिमम ऑन ए, दैट इज 17.32 न्यूटन। सॉरी हाँ, यहां पर म्यू का वैल्यू 0.8 है, कितना आएगा 0.8 इंटू 4 इंटू 10 16√3 न्यूटन, जो कि डेफिनेटली इससे तो हमारा ज्यादा ही होगा। इसका वैल्यू हमारा 20 न्यूटन से तो ज्यादा है। ठीक है, तो ए जो है वो हमारा स्लिपिंग करना नहीं चाहेगा, लेकिन बी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो अब जो ड्राइविंग फोर्स ऑन बी है वो तो हमारा 10 न्यूटन है, और जो हमारा एटमैक्स ऑपोजिंग फोर्स होगा ऑन बी, दैट विल बी 0.5 इंटू 2√3/2। सो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 210 5√3 न्यूटन, that will be less than 10 Newton. अच्छा, B मूव करना तो चाहेगा, लेकिन B के सामने A है, सो ऑब्वियसली बात है B will now push A. B जो है वो हमारा A को पुश करना चाहेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बी हमारा ए को पुश करना तो चाहेगा, लेकिन एक चीज हमें और भी देखना है, एज अ सिस्टम ये मूव कर भी पाएगा या नहीं। तो अगर हम ड्राइविंग फोर्स फॉर द ए प्लस बी सिस्टम देखूं तो नेट हमारे पास हो जाएगा 30 न्यूटन, और जो हमारा ऑपोजिंग फोर्स आएगा मैक्सिमम ए प्लस बी, दैट विल बी 21√3 न्यूटन। 20 होता तो ही ज्यादा होता, तो डेफिनेटली तो सिंपल सी बात है, दी system will remain stationary.
द सिस्टम विल रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ए और बी दोनों का एक्सीलरेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0। अब दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, बी तो हमारा वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है ही है, तो केवल अगर मैं बी के बारे में देखूं तो बी के बारे में तो निश्चित है, जो इस तरफ उसका ड्राइविंग फोर्स 10 लग रहा है और बी तो हमारा वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे पहले से ही था, तो यहां पर मेरे पास 5√3 होगा और यहां पर से हमारा ए बी को ऊपर की तरफ पुश करना चाहेगा, तो जो हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा ए और बी के बीच में 10 - 5√3 न्यूटन। अच्छा, यहां कोई पूछ सकता है ए और जमीन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना लग रहा है? तो अगर मैं ए को एनालाइज करूं, इस डायरेक्शन में 20 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F लग रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है FA। सो A का जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी सिंपली 20 + F, दैट विल बी 30 - 5√3 न्यूटन। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 5√3 का? 1.7 मान लो, चलो। तो 8.5, 30 - 8.5, ये हो जाएगा मेरे पास 21.5। और 16√3 का अगर वैल्यू 1.7 में लेता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 25.6 एंड 25.6 प्लस समथिंग होगा, प्लस 1.6 समझ लो, तो 27.2। तो ये अपना लिमिटिंग वैल्यू तक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो ए का जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी 30 - 5√3 न्यूटन। तो दिस विल बी द एनालिसिस। ठीक है, ये वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड केस है, जो कहां पर कौन सा फ्रिक्शन का वैल्यू दोगे, तो जो एक बार स्लिपिंग टेंडेंसी पे आ चुका है उसका फ्रिक्शन के साथ तो हम किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर तो सिंपली हमारे पास एफए जो आएगा दैट विल बी 30 - 5√3 न्यूटन। ठीक है, सॉरी, यहां पे जो 5√3 न्यूटन है वही हमारा आने वाला है। जिसका धक्का मार के जिसको मूव कराने का ट्राई कर रहे हो उसका फ्रिक्शन जो है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एंड वो हम लोग इस तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। नाउ द लास्ट केस। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स ऑफ ए जो है वो तो हमारा 20 न्यूटन है। ऑपोजिंग फोर्स ऑफ ए विल बी 0.6 into 4 into 10 into √3/2, तो 12√3 न्यूटन। अरे 12√3 जो है वो ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं जो मेरा 20 से तो बड़ा ही है। ठीक है, 20/12 कितना होता है? इट विल बी कितना 5/3 1.6 और 1.67, ये तो मेरा 1.7 है, तो ये तो मेरा डेफिनेटली 20 न्यूटन से ज्यादा है। तो ए अपने आप बड़े बड़े मूव तो नहीं करना चाहेगा। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स ऑफ बी क्या होगा? वो है मेरा 10 न्यूटन। जो बी का ऑपोजिंग फोर्स होगा, म्यू दे रखा है मेरा 0.1 into 2 into 10 into √3/2, तो ये कट गया तो 1
तो बी के ऊपर अपोजिंग फोर्स तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो सिंपल सी बात है बी पुशेस ए। बट अब हमें वापस सिस्टम पे जाने की जरूरत है। तो ड्राइविंग फोर्स ऑन ए प्लस बी जो हमारे पास आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा द सिस्टम 30 न्यूटन, और ऑपोजिंग फोर्स जो आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू, दोनों को अगर मैं ऐड करूं 13√3 न्यूटन, दैट इज लेस देन 13 न्यूटन। 13√3 का वैल्यू कितना होगा 13 इंटू 1.7, ठीक है, तो 17 होगा और यहां पे 5.1 टाइप्स आएगा, तो कितना 22 पॉइंट समथिंग होगा, 22.1 टाइप्स आएगा, जो भी आएगा 30 न्यूटन से तो डेफिनेटली हमारा कम है। तो A plus B will move together with common acceleration। A और B दोनों मेरा कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा, तो 6A total mass will be the driving force minus the opposing force। तो दोनों का जो कॉमन एक्सीलरेशन आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज द कॉमन एक्सीलरेशन बिटवीन ऑफ द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। और कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना अब तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई भी एक को एनालिसिस कर लो। मान लो अगर मैं बी को एनालाइज करता हूं तो इस डायरेक्शन में उसका 10 लग रहा है ड्राइविंग फोर्स, फ्रिक्शन तो मेरा काइनेटिक हो चुका है तो ये मेरा √3 है, यहां पर मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स ये लग रहा है और यहां पर इसका एक्सीलरेशन ए है। सो सिंपली 10 माइनस FAB माइनस √3 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2A। मैं फर्दर इसको आगे कंप्यूट नहीं कर रहा हूं, प्लीज कंप्लीट द कैलकुलेशन एंड बाकी जो चीज है वो तो समझ में आ जाना चाहिए। मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बी है, उस बात को सबसे पहले ढंग से समझ लेना। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक वेज है ऑफ मास कैपिटल M है और उसके ऊपर धागे के सारे इस तरीके से स्मॉल m लगा हुआ है। केवल इन दोनों के कांटेक्ट जो है वहां पर एक फ्रिक्शन है म्यू, बाकी हमारा कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो सवाल ये है जो हमें स्मॉल m का एक्सीलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो रिलेवेंट फ्री बॉडी डायग्राम्स है। कैपिटल M का वर्टिकल ड्रॉ करके हम कुछ उखाड़ेंगे नहीं, तो कैपिटल M के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर ये वाले पुली के कारण एक टेंशन T लग रहा है और ये वाले डायरेक्शन पे एक N1 लग रहा है, और उस कारण पे ये जैसे नीचे आएगा ये मेरा राइट की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन है A। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो T माइनस NA1 N1 इक्वल्स टू M इंटू A, ठीक है। नाउ स्मॉल mg के लिए अगर मैं ध्यान दूं, इसके ऊपर अपवर्ड लग रहा है टेंशन T, डाउनवर्ड लग रहा है mg, यहां पर वही पलट के नॉर्मल लग रहा है n, और ये इसके रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है तो इसका एक अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा μn, और जिस कारण पे ये डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है A1 से, और बाकी इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए हमें तो डेफिनेटली यहां पर
कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए यहां पर तो वही एक्सीलरेशन से चलना पड़ेगा। तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो n1 विल बी इक्वल्स टू ma। और अब वर्टिकल डायरेक्शन की बारी, स्मॉल mg माइनस टी माइनस म्यू n1 and the last relation between a and a1 will come from the constraint। तो हम लिख सकते हैं सिंपली t इंटू a माइनस टी इंटू a1। बाकी t और a में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है, दैट विल बी 0। सो a विल बी सिंपली इक्वल्स टू a1। ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं n1 को तो पूरी तरीके से समाप्त कर देता हूं गेम से। तो मेरे पास पहला जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा t विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। ठीक है, राइट। और n1 को यहां पर पुट करता हूं तो mg माइनस टी ma, क्योंकि a1 तो a है तो उसको मैंने ma में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, mg मेरे पास आ जाएगा कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m प्लस म्यू m इंटू a। ये हमारे पास आ जाएगा। सो acceleration a that will be equals to a1 will simply come out to be mg divided by capital M plus 2m plus mu m। तो a will be equals to a1 will be g by 2 plus mu plus capital M by small m। विथ रेस्पेक्ट टू वेज पूछा है तो केवल मेरा जवाब जो होगा वो मेरा a1 होगा, क्योंकि ये दोनों तो उसका कॉमन एक्सीलरेशन होगा, रिलेटिव में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और अगर मुझे इसका a नेट पूछना होगा तो दैट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, दैट विल बी रूट टू a, सो दैट विल बी सिंपली रूट टू g बाई 2 प्लस म्यू। So that will be the net acceleration with respect to the ground। Okay? Okay दोस्तों, यहां पर क्या है, मेरे पास दो ब्लॉक्स है, कैपिटल M और स्मॉल m। ग्राउंड और कैपिटल M के बीच में भी यहां पर फ्रिक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू μ1, और स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में भी फ्रिक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू μ2 कोएफिशिएंट। एंड सिस्टम तुम लोग देख सकते हो, यहां पर हमें मास एक्सीलरेशन ऑफ मास m निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद एजम्पशन ये स्लिपिंग हमारा यहां पर हो रही है, वो एजम्पशन तो हमारे पास रहेगा। ठीक है, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं m का। क्या क्या लगेगा, यहां पर एक टेंशन लग रहा है T, यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है mg, यहां पर एक नॉर्मल जो है दैट इज n2, और ये डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है, यहां पर आ जाएगा μ2 n2। इसका एक एक्सीलरेशन होगा हमारा इस तरीके से a2, और एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हो जाएगा दैट विल बी a1। अच्छा, वहीं पर कैपिटल M का अगर मैं ड्रॉ करूं, अच्छा कैपिटल M का यहां पर वर्टिकल भी देखना हमारे लिए जरूरी है। द रीजन बीइंग प्रेटी सिंपल, क्योंकि यहां पर तो जमीन में भी हमारे पास फ्रिक्शन है। ये वाला पुली को मेरे सिस्टम के पार्ट में ले लिया तो थोड़ा फायदा रहेगा मेरे पास। यहां पर टेंशन लगेगा T, यहां पर टेंशन लगेगा T, यहां पर टेंशन लगेगा T, यहां पर नॉर्मल लग रहा है N2, यहां पर से लगेगा कैपिटल mg, यहां पर ऊपर लगेगा N1,
ये नीचे आएगा तो ये राइट स्लाइड करेगा तो इसके ऊपर इस तरफ लगेगा μ1 n1. सो दीज आर द ऑल फोर्सेस. यहां पर कॉन्टैक्ट पे दिखा दिया मैंने, mg दिखा दिया. यहां पर सॉरी mg के ऊपर अपवर्ड लग रहा है, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड भी तो लगेगा. सॉरी, यहां का फ्रिक्शन फोर्स लिखना भूल गया था मैंने. μ2 n2 ये वाला फ्रिक्शन. बाकी सारे फोर्सेस में यहां पर दिखा चुका हूं. और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे तो हमारा a2 ही होने वाला है. ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको इक्वेशंस बनाना चालू करते हैं. क्या क्या आएगा मेरे पास? सबसे पहले जो मेरा इसमें आएगा वर्टिकल डायरेक्शन पे mg माइनस t माइनस μ2 n2 that will be equals to m into a1. इसका वर्टिकल. इसका हॉराइजेंटल n2 is simply equals to small m into a2. इसका वर्टिकल काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना. टी डाउनवर्ड प्लस कैपिटल mg प्लस μ2 n2. ये मेरे सारे डाउनवर्ड फोर्सेस लिख दिया. यहां पे t, यहां पे ये, यहां पर mg. अपवर्ड फोर्स तो हमारे पास एक ही है, दैट इज इक्वल्स टू n1. और हॉराइजेंटल डायरेक्शन पे अगर मैं देखूं तो 2t माइनस n2 माइनस μ1 n1 दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू a2. और लास्ट तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट रिलेशन चाहिए होगी, तो पावर थ्योरम लगा देता हूं. ये वाले के लिए t और t, 2t हमारा काम का है, 2t इंटू a2. और यहां पर t और a1 मेरा काम का है, विल बी इक्वल्स टू t इंटू a1, यानी a1 विल बी 2a2. So these are all the sets of equation that we will require. और एक एक करके मुझे सबको एलिमिनेट करना है. अच्छा, n2 को एलिमिनेट करना तो सबसे ज्यादा आसान है, तो n2 को पहले एलिमिनेट कर देता हूं हर जगह से. तो मेरे पास आ जाएगा mg. अच्छा, मैं पूरा गेम को a2 के टर्म्स में लाना चाहता हूं क्योंकि उसमें फिर वापस बाय 2 करना पड़ेगा, तो मैं a2 के टर्म्स में पूरा लिख दे रहा हूं. माइनस t 2ma1 प्लस μ2 ma2. ये हमारे पास पहला काम का इक्वेशन हो गया है. इसको अगर मैं ढंग से लिख देता हूं थोड़ा, mg माइनस t दैट विल बी इक्वल्स टू ma2 2 प्लस μ2. देखो, इसे केवल सॉल्विंग टफ है, बाकी कंसेप्चुअली जितना भी चीजें करना था वो तो हमने सारे के सारे कर ही लिए हैं. बस कैलकुलेशन हमें करते जाना है. ठीक है. अच्छा, अब n2 पुट करके मैं पहले n1 का वैल्यू निकाल लेता हूं. n1 का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा n1, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल T प्लस mg प्लस ma2, सॉरी, हाँ, प्लस μ2 ma2. ये हमारे पास n1 का वैल्यू हो जाएगा. और यहां पे अब पुट कर दो तो मेरे पास दूसरा वाला जो आ जाएगा दैट विल बी 2t माइनस n2 ma2 माइनस μ1 n1, तो माइनस μ1 t
माइनस μ1 mg माइनस μ1 μ2 ma2 that will be equals to capital M into A2। तो मेरे पास आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 माइनस μ1 इंटू टी माइनस μ1 mg that will be A2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस μ1 μ2 स्मॉल m। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा और ये दोनों इक्वेशन को अब मुझे, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर वाला इक्वेशन को 2 माइनस μ1 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो t जो है वो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 माइनस μ1 mg माइनस μ1 कैपिटल mg, so that will be equals to A2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m μ1 μ2 m प्लस m इंटू 2 प्लस μ2 इंटू 2 माइनस μ1, ये हमारे पास आएगा। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा थोड़ा सा प्यारा आ चुका है, वो मेरे पास आ गया है 2 म्यू माइनस μ1 कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल इंटू जी A2 इंटू ना, ध्यान दो क्या क्या आ रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस μ1 μ2 m, पहला टर्म 4 आएगा प्लस 4m, अगला टर्म आएगा प्लस 2 μ2 m माइनस 2 μ1 m माइनस μ1 μ2 m। तो एक टर्म तो हमारा कट रहा है यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा। बाकी मेरा कैपिटल M वाला एक ही टर्म है, बाकी तो और कोई भी टर्म हमारा नहीं है। तो लेट्स सी, A2 का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, A2 का वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m माइनस μ1 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू, यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू μ2 माइनस μ1, ये मेरे पास आ जाएगा A2 का वैल्यू। एंड A2 का वैल्यू अगर एक बार आ चुका है तो स्मॉल m का हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर है मेरा A2, यहां पर है मेरा A1, और A1 तो हम पहले से ही जानते हैं वो होता है 2A2। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो होगा A नेट। तो A नेट विल बी √5 इंटू A2, ठीक है। अब A2 का वैल्यू यहां पर से सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें स्मॉल m का एक्सीलरेशन इन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके बस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते रहो, अपने आप तुम्हारा इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ओके दोस्तों, मेरे पास एक टेबल के ऊपर दो ब्लॉक है A और B, वो रखा हुआ है और वो दोनों स्प्रिंग के सहारे जुड़ा हुआ है और B से और एक धागा कनेक्टेड है C पे, जो हमारा इस टेबल के दूसरा एंड पर कनेक्टेड है, ठीक है।
सब में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मेरा 0.1 है और तीनों ब्लॉक का मास जो है वो हमारा सेम है। अब जो मेरा ये टेबल है उसको मैं बाय सम एक्सटर्नल फोर्स एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो मैं दे रहा हूं। तो C जो है वो मैं रिलीज किया हूं जब स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पे था। देन वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ B एंड C व्हेन ब्लॉक A जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप। अब एक काम करो, इन तीनों का जो मास है कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे, बस कैलकुलेशन के आसानी के लिए इसको 2 kg ले लो, ठीक है। अरे सबसे पहली बात है, लेट्स गो टू द फ्रेम ऑफ टेबल। तो सिंपल सी बात है, स्यूडो फोर्स विच विल बी 0 पॉइंट, सबका मास हमारा इक्वल है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन टू बी अप्लाइड टू द लेफ्ट on all blocks। ठीक है। अच्छा, ए का जो यहां पर जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मेरा कितना है, 2 × 10 × 0.1, ठीक है। तो दैट विल बी 2 न्यूटन। बी का भी है 2 न्यूटन, सी का भी जो है वो है मेरा 2 न्यूटन, ठीक है, राइट। नाउ अब ध्यान दो क्या क्या हो रहा है मेरे पास। अच्छा, अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी इंस्टेंट पे ड्रॉ करता हूं तो इसके ऊपर पीछे की तरफ 1 न्यूटन का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, वो तो मेरा स्यूडो फोर्स है। यहां पर मेरे पास ए का स्प्रिंग फोर्स है और ए का फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए मान लो हमारे पास ये एफ है, ठीक है। नाउ बी के बारे में अगर देखूं तो यहां पर तो 1 न्यूटन लगेगा ही लगेगा, पीछे की तरफ हमारा एफएस लगेगा। इसका भी तो बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है तो एफ भी लगेगा। यहां पर टेंशन होगा T और इसका एक्सीलरेशन मान लो है A1, A मान लो, क्योंकि इसको तो मैंने स्टॉप कर दिया तो ये एक्सीलरेशन A ही हो जाएगा। और ब्लॉक C के बारे में अगर मैं देखूं, ऊपर की तरफ 10 लग रहा है, यहां पर जो लगेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक N लग रहा है, यहां पर से मेरे पास 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके रेस्पेक्ट में तो इसका केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है एक्सीलरेशन A, और यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा है तो दैट विल बी FC। ये हमारा सिनेरियोस है, राइट, ओके। अच्छा, क्या होगा इसमें, ध्यान दो ए हमारा अगर वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे लाना है, ए को अगर मुझे वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे लाना है तो एफ ए जो है वो मेरा लिमिटिंग वैल्यू ले लेना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो मेरे पास जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 न्यूटन।
अच्छा, एफ बी जो होगा, क्योंकि वहां पर तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो 0.1 इंटू 2 इंटू 10, वो तो मेरा 2 न्यूटन होगा ही होगा। तो बी के बारे में अगर मैं एनालिसिस करूं तो मेरे पास सिंपली एक इक्वेशन आ जाएगा, टी माइनस यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 2, -6 विल बी इक्वल्स टू एम ई। ठीक है। अच्छा, सी के बारे में अगर मैं एनालाइज करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम देखते हुए n विल बी इक्वल्स टू 1, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट विल बी 0.1 न्यूटन। सो सी का अगर हमारा वर्टिकल के बारे में बात करूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 20 माइनस टी माइनस 0.1 विल बी इक्वल्स टू 2a, तो 19.9 माइनस टी दैट विल बी इक्वल्स टू 2a। ठीक है। एंड नाउ सिंपली अब उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सिंपली अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 13.9 माइनस 19.9 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 4a। तो हमारे पास a सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी 13.9 बाई 4, 19, तो कितना आ जाएगा 4, 3.475 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड सी विथ रिलेटिव टू दैट। ग्राउंड फ्रेम में पूछेगा, ध्यान देना, बी और सी का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट है। ग्राउंड फ्रेम में पूछेगा तो इन दैट केस हमें वापस इसका एक्सीलरेशन को खत्म करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सी के पास ये वाला एक्सीलरेशन के साथ साथ एक हॉराइजेंटल 0.05 भी तो रहेगा, सॉरी 0.5 भी तो रहेगा, उन दोनों का वेक्टर सम होगा, और बी का भी फॉरवर्ड इसके साथ 0.5 भी हमारा होने वाला है। तो बी का नेट एक्सीलरेशन जो होगा, अगर हमें नेट एक्सीलरेशन बोला है तो ए बी विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3.475 प्लस 0.5, that will be 3.975 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राउंड फ्रेम में एसी का जो होगा दैट विल बी अंडर रूट 3.475 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन स्यूडो फ्रेम में करना बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं। बाकी अगर हम इनर्शियल फ्रेम में करने जाएंगे, ग्राउंड फ्रेम में, तो इन सब का इक्वेशंस लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में यहां पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रहा हो, चुपचाप बिना कुछ सोचे स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देना, क्वेश्चन का लेंथ डेफिनेटली ड्रास्टिकली हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ओके।